बेटा अब हमें जानना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं डेप्रीशिएशन की बेटा। तो ये अपना पे टोटल 9 है हमारे पास। जैसे कि इसमें पहला दे रखा है रिडक्शन इन वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू। तो वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। किसी भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। चाहे फिक्स एसेट टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे वो नेचुरल एसेट्स क्यों नहीं हो, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। डेप्रिशिएशन मींस रिडक्शन इन द बुक वैल्यू, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू, ध्यान देना, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। मतलब यहाँ पे जमीन के बारे में नहीं बात की गई, जो लैंड है बेटा उसके बारे में बात नहीं की गई है। ओके, डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, इट रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एवरी ईयर। ठीक है सर, ये बात तो हमारे पास रिपीटेड लग रही है। यस बेटा बिल्कुल है, लेकिन आपको यहां ध्यान देना, पहले में बताया कि रिडक्शन इन वैल्यू, दूसरे में डिक्रीज एसेट्स वैल्यू। पहले उसकी खुद की वैल्यू डाउन होती है, फिर जो हमारा एसेट है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि बेटा एसेट अपने आप में है, फिर उसके बाद वो हमारे लिए क्या, एसेट की खुद एक इंडिविजुअल है, देन उसके हमारे टोटल एसेट्स में काउंट होता है। ओके ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे अपना पे परमानेंट है। क्या बच्चे, अपना पे डेप्रिसिएशन परमानेंट है, ये परमानेंट है, देन उसका बेटा ग्रेजुअल है। ये होगा ही होगा, ये होना ही होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये घटेगा ही घटेगा। दुनिया में जितने एसेट्स है उनकी वैल्यू डाउन होती ही जाती है, उनकी वैल्यू कैसी है, डाउन होती ही जाती है बच्चे। ठीक है, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से, पहला बेटा यहाँ पे क्या, डिक्रीज इन वैल्यू, दूसरा है डिक्रीज रिडक्शन इन एसेट्स वैल्यू। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बच्चे इसके बाद, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेप्रिसिएशन कैसा बेटा, अपना परमानेंट और कॉन्टिन्यूस है, परमानेंट और कॉन्टिन्यूस है, ये अपने आप पे चलता ही रहता है, इसको कोई नहीं रोक सकता बेटा, ये होगा ही होगा। डेप्रिसिएशन तो होना ही होना है कंपनी का। कंपनी मींस असेट्स का, कंपनी मींस असेट्स का, कंपनी का नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होगा, असेट्स का डेप्रिसिएशन होना ही होना है बेटा। ठीक है, यस। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ग्रेजुअल अनलेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉर्मली इट अकर्स ग्रेजुअली एक्सेप्ट इन केस ऑफ सडन डैमेज, जैसे कि टेक्निकल ऑब्सोलेंस हो गया, या फिर जैसे कि अब एग्जांपल के लिए बेटा, जब से एआई आया है, आपने सुना भी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो पुराने हमारे पीसीज हैं, जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स हैं, जो पुराने हमारे लैपटॉप है, जो पुराना हमारा टेक्नोलॉजी है, वो अपना पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऑब्सोलेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अपना पे ऑब्सोलेट हो रहा है। ऑब्सोलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया अपना पे। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे, ग्रेजुअल अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अगर एकदम से नहीं होता तो ये अपना पे ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर, ये होगा जरूर बच्चे। कॉस्ट एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब बेटा ये नहीं होता कि हम किसी एसेट की वैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन तो वर्ड हम यूज कर लेते हैं, एक्चुअल में मतलब होता है कॉस्ट को बांटना, जो एसेट है हमारे पास उसकी वैल्यू को डिवाइड करना, उसकी वैल्यू क्या करना, डिवाइड करना हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे एसेट हमने जो भी लिया है, जिस वैल्यू का भी लिया है, उसको एक टाइम पीरियड में कितने रुपए हमने यूज कर लिया उसका, उसको एलोकेट कर देना, उसको क्या कर देना, एलोकेट कर देना। फर्स्ट ईयर में इतना मशीन का पार्ट यूज हो गया, सेकंड ईयर में इतना मशीन का पार्ट यूज हो गया, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना, एंड फिफ्थ ईयर में इतना मशीन का पार्ट यूज हो गया। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन, इसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। तो टोटल हमारे पास ये 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। पहला कॉन्टिन्यूस है, दूसरा ग्रेजुअल है, देन उसके बाद क्या, कॉस्ट एलोकेशन है। सातवां पॉइंट, ये अपना आप पे किस पे यूज होता है, टेंजिबल पे होता है, साथ साथ इनटेंजिबल पे भी होता है, साथ साथ टेंजिबल और इनटेंजिबल। पर डेप्रिसिएशन बेटा बेसिकली लगता किस पे, डेप्रिसिएशन वर्ड, डेप्रिसिएशन मात्र लगता है आपके टेंजिबल एसेट्स पे, जबकि इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगेगा, एमोर्टाइजेशन। और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा डिप्लीशन, जो किस पे लगता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था बच्चे। ठीक है, यस सर, और ये बात हमने यहाँ बता भी रखी है कि इनटेंजिबल पे ये है, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन है। देन डन सर। बेटा ये बात मैंने आपको ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस के अंदर भी टॉपिक बताया था कि अपने आप पे क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। वो बात यहाँ पे भी लिखी गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन के अंदर कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। और अगला वाला पॉइंट क्या बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बच्चे, अपने आप पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट मतलब है डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान देना। और अगर कोई खर्चा अपने आप पे इनडायरेक्ट है, क्या है बच्चे, इनडायरेक्ट है, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करते हैं, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड चार्ज वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस। ध्यान देना, ये चार्ज है, ये वर्ड क्या है बच्चे, यहाँ पे चार्ज वर्ड है। और चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, चार्ज वर्ड का मतलब होता है चाहे भले कंपनी कमाए या नहीं कमाए, लेकिन ये माइनस होगा तो होगा। ठीक है, अब इसको माइनस हम लोग कहां करते हैं, तो मैं छोटा सा आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। ये आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां आता है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर कौन से साइड में आता है ये, बेटा ये आता है डेबिट साइड में। किस साइड पे आता है ये आता है डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में किस नाम से आता है, डेप्रीशिएशन के नाम से। किस नाम से आएगा, अपने नाम से आएगा बेटा। इसका नाम क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन जो भी एसेट्स होंगे, जो भी आपके पास एसेट्स होंगे, तो मैं लिख देता हूं फिक्स एसेट, जो भी होंगे उसके नाम से यहाँ पे इसको माइनस करते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। कहां पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में। अब एसेट्स कहां पे शो करते हो आप लोग, एसेट साइड में। जो भी एसेट होंगे, जो भी आपके एसेट होंगे, सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर, तो आप यहां पे लिखोगे फर्नीचर माइनस
डेप्रीशिएशन माइनस यहाँ पे आपका फर्नीचर, यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन, नेट वैल्यू आप उसको बैलेंस शीट में शो करोगे, नेट वैल्यू इसके बैलेंस शीट में आप शो करने वाले हो। सर ये दिखाई नहीं दिया, ओके हम इसको दोबारा से करते हैं बेटा। आप इसको कहां पे शो करोगे बेटा, बेसिकली अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे। कहां पे शो करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे। बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे शो करने वाले उसको आप लोग, आप इसको शो करोगे अपने एसेट साइड में। कहां पे शो करोगे उसको आप, एसेट साइड में। और यहां पे आपका होगा फर्नीचर, उसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन जो होगा उसका नेट अमाउंट माइनस करके एग्जैक्ट अमाउंट को आप बाहर लिखोगे, एग्जैक्ट अमाउंट को आप बाहर लिखने वाले हो। मेरी बात क्लियर है? यस सर, डन है, डन है। तो टोटल हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है बेटा वो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली क्या बच्चे अपने आप पे, फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा हमारे पास में, पहला है रिडक्शन इन वैल्यू, दूसरा डिक्रीज इन एसेट वैल्यू, तीसरा बेटा क्या अपना पे परमानेंट एंड ग्रेजुअल है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रेजुअल अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ पे कॉस्ट का एलोकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना वैल्यूएशन का पर्पस नहीं होता डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कॉस्ट कितनी रखें, मशीन की कॉस्ट को इस समय में कितना कंसीडर करें, ठीक, क्योंकि हमें मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है बेटा, ठीक है। यूज ऑफ टेंजिबल एसेट्स यहाँ पे नॉन कैश हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डन है यहाँ तक? यस सर। तो डेप्रिसिएशन के क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, कॉज। कॉज क्या है बेटा डेप्रिसिएशन के? डेप्रिसिएशन के 3 कॉज तो हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया हमने, ठीक है, और मल्टीपल टाइम उसको बार बार उसे हम रीड कर रहे हैं बेटा। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कॉज। यहाँ पे एक कॉज और ऐड कर दिया गया, एक्सीडेंट। ये भी तो एक तरह डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है। जैसे कि कोई भी अगर मान के चलिए किसी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, मैं ये नहीं कहता मैं आप कोई भी हो, एनी पर्सन कोई नई कार, नई बाइक या फिर कुछ भी जो भी लेके जा रहा है बेटा, और जाके के उसका एक्सीडेंट इनकेस अगर हो जाता है बेटा, मान के चलिए भगवान करे किसी साथ ऐसा ना हो, पर अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है बेटा, तो मुझे एक बात बताइए, जो एसेट है, जो एसेट है, मैं यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एसेट सपोज करो वो कार है, बाइक है, कुछ भी है, वो जाकर के कहीं पे जाके टक्कर लग गई, उसकी टक्कर लगने से क्या होगा, जो मशीन है वो अपना आप पे कैसे हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और जब डैमेज हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसको क्या नाम दे, लॉस नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसे हम, डेप्रिसिएशन बेटा, ओके। तो ये 3 वर्ड तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिए थे बेटा, यूज ऑफ एसेट्स, एफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोल्यूट, ठीक है, ऑब्सोलेंस बेसिकली इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस, ठीक है। एंड देन उसके लास्ट में क्या, एक्सीडेंट, पक्का? यस सर। अब एक एक करके इसको हम लोग यहाँ पे फुल फ्लेजली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमें चीजें समझ में आएंगी। यस सर, ओके। यूज ऑफ एसेट, ध्यान देना बेटा, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ एसेट, तो कॉज फिजिकल वियर एंड टियर, समझ में आ गया सर। दिस रिडक्शन एसेट एफिशिएंसी एंड वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है। एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब पैसेज ऑफ टाइम, सम एसेट्स ऑटोमेटिकली लूज वैल्यू विद टाइम इवन इफ नॉट यूज्ड, चाहे आप उसको यूज करो या फिर ना करो, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण उसकी वैल्यू डाउन होगी ही होगी बेटा, ओके सर। एंड जैसे कि एग्जांपल दिया बेटा, यहाँ पे एग्जांपल दिया, लीज हो गया आपका, पेटेंट हो गया आपका, क्रिएशन ऑफ मशीनरी विद फिक्स्ड लाइफ स्पैन, जो मशीन आपने इस्तेमाल, जो मशीन आप लेके आए बेटा, भले आपने उसको एक बार भी नहीं चलाया, लेकिन अगर आपने ला के रख दिए बेटा, तो उसकी समय बीतने के साथ साथ वैल्यू कम होगी। पेटेंट्स वैल्यू कम होगी, क्योंकि दुनिया में कोई और भी तो क्रिएटिविटी ढूंढ रहा होगा, कोई जरूरी नहीं कि वैसा ही ढूंढे, क्या पता उससे अच्छा ढूंढ दे, तो जो आपका पेटेंट है वो अपना पे रिड्यूस हो जाएगा, तो जो वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाएगी उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लीज हो गया अपना पे, तो लीज भी कुछ ऐसी इसी तरीके से बच्चे, ठीक है। यस सर। तीसरा बेटा यहाँ पे ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट मतलब होता है बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, जब बेटर टेक्नोलॉजी आएगी तो जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तीसरा इंप्रूव्ड मॉडल, जो आपने मॉडल बनाया था, जो आपने एक मॉडल लेके चल रहे थे बेटा, उस मॉडल से बेटर मॉडल मार्केट में अवेलेबल हो गया, जिसकी वजह से आपका जो मॉडल है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। इवन इफ अनयूजेबल और ओल्ड एसेट may be replaced because of new machinery may reduce cost और improve efficiency। एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई भी घटना मान के चलिए, जैसे हमने बात की, कोई भी घटना घटित हो सकती है, चाहे फायर हो गया, कोलिजन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, रिड्यूस द एसेट वैल्यू, इससे एसेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंट होगा उससे क्या होगा, एसेट की वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू में लॉस होगी, नॉट ग्रेजुअल बट स्टिल कंट्रीब्यूट टू डेप्रिसिएशन। ये अपने आप पे क्या है, डेप्रिसिएशन का एक पार्ट बन जाता है, डेप्रिसिएशन ही अपने आप पे काउंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि एसेट की वैल्यू को डाउन करता है, एसेट की वैल्यू क्या करता है, डाउन करता है। डन है? यस सर। मेरी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके बच्चे, फिर हम बात करते हैं बेटा पे
अब देखो सब चीज जो हमने पढ़ ली, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन क्या है क्या नहीं है। अब डेप्रिसिएशन के साथ साथ यहाँ पे हमारे बात आती है कि डेप्रिसिएशन के फैक्टर कौन से हैं। डेप्रिसिएशन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, कौन कौन चीज हमारे पास मैटर करती है, कौन कौन चीज हमारे होनी चाहिए बेटा। तो जैसे कि यहाँ बताया गया, पहला तो बताया गया यहाँ पे उसकी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कौन सी है, हिस्टोरिकल है, ध्यान रखना बेटा। हिस्टोरिकल क्यों बोला गया है, जो बिलिंग कॉस्ट है, जो उसकी बिल पे लिखी हुई है, जो उसकी बिल पे उसकी कॉस्ट मेंशन है, उसे बोलते हैं हम लोग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए बोला गया टोटल कॉस्ट इंकर ऑफ परचेज एंड मेक द एसेट रेडी टू यूज। जब एसेट आपका रेडी टू यूज है तभी उसको हम बोलेंगे ये इसकी कॉस्ट है। क्या बेटा, ये इसकी कॉस्ट है। अब कॉस्ट के समय पे क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, उसके प्राइस, उस पे अगर आपने कमीशन पे की है, ब्रोकरेज पे की है वो, उसका इंश्योरेंस चार्जेस, उसके फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसकी इंस्टॉलेशन, ये सभी चीजें आप क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर शामिल कर दो। पहला तो बोला है उसका खुद का प्राइस, दूसरे में बताया गया उस पर दी गई कमीशन, तीसरा बताया उसका इंश्योरेंस, चौथा बताया उस पर फ्रेट, अगर आपने कुछ फ्रेट वगैरह पे की है, अगर आपने इंस्टॉलेशन दिया तो वो भी आप ऐड कर दो। तो 5 हेड्स को आप जब ऐड कर दे तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है। हमने मशीन खरीदी कितने के बच्चे, 7,50,000 रुपीज की। एडिशनल इस पे क्या क्या चीज हमने खर्च किया, तो ये ध्यान देना बेटा। तो मशीन पे हमने खर्च किया फ्रेट, कितने रुपए खर्च किया, 20,000 रुपए। देन हमने उस पे इंस्टॉलेशन पे किया, कितने रुपए, 30,000 रुपए। तो अब आपसे पूछा रहा है मशीन की कॉस्ट बताओ, तो मशीन की कॉस्ट क्या होगी भाई, भाई जितने का हमने लिया है वो 7.5 लाख, यस यस सर, प्लस उस पे फ्रेट और इंस्टॉलेशन आप उससे लेके आए होगे ना अपने पास, तो भाड़ा दिया होगा कुछ आपने, उस भाड़े का खर्चा, प्लस उसको लाए होगे तो लगाया भी होगा, किसी वर्कर को बुलाया होगा, किसी ने किसी को बुलाया होगा, इंजीनियर को बुलाया होगा, उसे आपने दिए कितने रुपए, 30,000 रुपए। तो कुल मिला के खर्चा कितना कर दिया आपने उस मशीन को लगाने पे, 50,000 रुपए। तो अब एक बात बताइए, इस मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ी, तो आप बोलोगे सर हमारे पड़ गई 8 लाख रुपीज। कितनी पड़ गई, 8 लाख रुपए इसकी कॉस्ट पड़ गई हमें। यस और नो, यस सर, मेरी बात क्लियर है, यस सर, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट। तो एक फैक्टर तो ये हमारे पास, एक फैक्टर तो ये हो गया, ओके सर। दूसरा आता है बेटा एस्टिमेटेड लाइफ, जो उसकी लाइफ हम मान रहे हैं। अब ये लाइफ कैसे मानेंगे हम लोग, तो लाइफ मानने के लिए सिंपल बताया गया है कि यहां पे बताया गया है पास्ट एक्सपीरियंस। कोई तो भाई देखो, या तो आपने इस्तेमाल की होगी मशीन, या तो किसी और ने की होगी। तो किसी और ने की होगी तो उसका तो एक्सपीरियंस आपको काउंट कर लो यहाँ पे। मतलब उससे आप पूछोगे भाई कितने समय तक मशीन चल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, फोन है, फोन कब तक चल जाता है हमारा, 1 साल चल जाता है। तो ये क्या हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम चेक उसको चेक करते आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोलर जो पैनल्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी है, उनकी लाइफ किसी ने नहीं चलाया, लेकिन ये है कि सबको पता है कि उसकी लाइफ क्या है, क्योंकि जो कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं वो बताती हैं कि 25 साल तक इनकी लाइफ होती है। कितनी होती है, 25 ईयर्स उनकी लाइफ होती है। तो जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मैं उनकी कॉस्ट डिवाइड बाय उनकी जो लाइफ होगी 25 साल कंसिडर करके चलूंगा। हाँ, वो 25 साल से कम चल जाए, फूट जाए उससे पहले कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ बताएगी 25 साल है। कितनी बच्चे, 25 साल। तो ये क्या अपना पास्ट एक्सपीरियंस। मैन्युफैक्चरर की गारंटी, फोन पे कितने की हमें क्या बोलते गारंटी मिलती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 1 साल, कभी 2 साल। नेचुरल और यूसेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारे पास खुद से हम लोग गैस कर सकते हैं इतने समय तक चलेगी। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन उस तरह से। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैसे निकालते हैं हम लोग, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, मैन्युफैक्चरर गारंटी हो गया, नेचुरल उसका नेचर हो गया, एंड यूसेज ऑफ एसेट्स हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कबाड़ के भाव, जो भी उसका कूड़े का दाम होगा, जो उसके भंगार का दाम होगा, जो उसका कूड़े का जो उसका कूड़े का प्राइस है, जो मतलब लास्ट में मशीन मतलब एक तरह से स्क्रैप वैल्यू बचेगी, जो मशीन की क्या बचेगी, कूड़े के भाव, जो उसकी वैल्यू बचने वाली है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब वो लास्ट में बिकने को तैयार होगी उसी को बोलते हैं हम लोग ये। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो बात की गई है, जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं, यही आता है आपका डेप्रीशिएबल। ये होती है डेप्रीशिएबल, जो घटी है पूरे साल भर में, जो पूरे साल में आप जब लेके आए तो मशीन की कीमत थी 8 लाख, कितने बच्चे, 8 लाख। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये 10 साल के बाद आपकी मार्केट में जो मशीन बिकेगी 1 लाख की बिकेगी। तो इसका मतलब कितने रुपए यहां से यहां तक कम हो गए, तो आप बोलोगे सर 7 लाख रुपए कम हो गए। कितने हो गए, 7 लाख। 7 लाख रुपए कम हो गए कितने साल में, तो मैं आपको बोल रहा हूं 10 साल में कम हो गए। तो आप 10 से डिवाइड कर दो, आपका 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, मींस टू से 70,000 रुपए की आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है। क्या ये, एनुअल। ओनली दिस अमाउंट इज राइट ऑफ रिटर्न ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ, जब आप हमेशा उसको यूज करते आ रहे हो तो इतना वैल्यू आपका घट गया है। ठीक है, यस सर, ये आपका थर्ड पॉइंट है। कौन सा बच्चे, थर्ड पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट की, पीरियड ऑफ यूज। ठीक है, आप जब से इसको यूज कर रहे हो तब से इसको काउंट करोगे। जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि मशीन में जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो वो कैसे लगना चाहिए बेटा।
डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली एट द फॉर द टाइम ऑफ असेट यूज्ड, जब ये असेट यूज हो रहा है इन बिजनेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए असेट परचेज हुआ 1 अक्टूबर में और फॉर द 6 मंथ, यहां पे 6 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हम ऐसा मांगे चलते हैं जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है बच्चे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अब आपने अप्रैल में मशीन ना परचेज करके 1 अप्रैल 2024 में आपका ईयर स्टार्ट होता है, आपने मशीन खरीदी कब 1 अक्टूबर 2024 में, तो यहां से आता तो आपके मशीन थी, तो आप कहोगे सर नो हमारे पास मशीन नहीं, मशीन आपके पास इसके बाद आई। अब अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2025 तक आपके पास मशीन यूज हुई है, तो ये कितना समय है, आप बोलोगे सर 6 मंथ। कितना बचे? 6 मंथ। तो आप 6 महीने का डेप्शन लगाओगे, ना कि पूरे साल का डेप्शन लगाओगे उसके ऊपर। पूरे साल का डेप्रीशिएशन नहीं लगने वाला, सिर्फ कितने मंथ का लगेगा? सिर्फ 6 महीने का लगेगा। यस यस सर, ध्यान देना यहाँ पे। When an asset is sold, depreciation is charged up to the date of sale। जो उसको बेचा जा रहा है तब तक उस पर डेप्शन लगेगा। बस यहाँ पे एक शर्त बता दी गई है कि डेप्रीशिएशन के साथ में, जैसे डेप्रीशिएशन का रेट होता है 10%, उसके साथ एक वर्ड लगा होता है पर एनम। कह रहा अगर ये वर्ड लगा है तो ठीक है, अगर इनकेस ये वर्ड आपका यूज नहीं हुआ है, इसकी जगह पे यूज हो रहा है सिर्फ 10%, तो कह रहा है 10%, अगर पर एनम वर्ड यूज नहीं हो रहा, पर एनम वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो फिर तो आपके यहाँ पे क्या, एक्सेप्ट व्हेन द रेट इज नॉट गिवन पर एनम। एक्सेप्ट, यहां पे अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आपको टाइम कंसीडर करना है, फिर तो टाइम कंसीडर मत करो। बट अगर परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड गिवन है तो आपको टाइम कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा। यस और नो? यस सर, मेरी बात क्लियर है? यस सर, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ यूज। फिर हम बात करते हैं लीगल प्रोविजन। फिर हम बात करते हैं क्या इसकी, लीगल प्रोविजन की। अब इसका लीगल प्रोविजन क्या है बच्चे, ध्यान देना। लीगल प्रोविजन, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब, ये ध्यान देना, कंपनी एक्ट में भी और इनकम एक्ट में भी इसको बताया गया, इसका रेट भी डिसाइडेड है और मेथड भी डिसाइडेड है। दिस रूल मस्ट बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तब हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। वो बात अलग है कि हम लोग अपनी, देखो एक अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अकाउंटिंग होती है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स को अलग कंसीडर करता है, लेकिन एसेट जो बिजनेस है उसको अलग मतलब क्या होता है, कंसीडर करता है। बिजनेस बोलता है कि भाई मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है, मेरे को अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है मैं तुम्हें इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता, तो तुम कम डेप्रिसिएशन लगाओ। साथ ही साथ तुमने जो मेथड यूज किया मैं उस मेथड की परमिशन नहीं दे रहा, मैं दूसरा मेथड बोल रहा हूं। तो इनकम टैक्स का मतलब है कि जो चीजें तुम कर रहे हो वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं नहीं मान रहा उसको, ठीक है। और बिजनेस का पर्पस क्या है, डेप्रिसिएशन निकालने का, ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाऊं, ठीक है। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है हमें? यस सर, एक का मतलब कुछ और है, एक का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो हम लोग दोनों एस्पेक्ट से समझते हैं, लेकिन ये होता है कि एक बीच का रास्ता निकाल जाता है कि हम दोनों साइड से हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े, हम लोग एक मेथड निकालते हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी एग्जैक्ट आ जाए, साथ ही साथ हमारा डेप्रिसिएशन भी एग्जैक्ट आ जाए। डेप्रिसिएशन भी एग्जैक्ट आए ताकि जो इनकम टैक्स है उसके रूल की वायलेशन भी ना हो बच्चे, ठीक है। तो यहां पे बता दिया गया सिर्फ इतना सा कि इसका कंपनी एक्ट में और साथ साथ आपका इनकम टैक्स एक्ट में पहले से प्रेस्क्राइब कर रखा है कि इतना रेट होगा। सेक्शन 35 इसका रेट मतलब रेट ऑफ डेप्शन है, पूरा पूरा दे रखा आपको, ये पीजीबीपी के अंदर काउंट होता है, ये उसमें दे रखा है कि भाई इस एसेट के अंदर इतना डेप्शन लगेगा। खैर वो तो मतलब नहीं है हमें अभी फिलहाल के लिए, अभी बस इतना ध्यान रखना कि रेट भी डिसाइडेड है इसका और साथ में क्या इसका मेथड भी डिसाइडेड है। पक्का पक्का, मेथड बेटा जो इसका फॉलोड होता है वो WDV मेथड होता है, ठीक है। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे, यहां तक हमारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बात अभी मैंने आपसे की कि डेप्रिसिएशन निकालते हम लोग कैसे हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हम लोग कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया कि एनुअल डेप्शन। तो यहाँ पे पहला बात ध्यान देना, अगर मेरे से ऐसे पूछा जाएगा कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप उसे कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। यहां पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट कितने रुपए का था, माइनस कर दो उसमें से जो भी उसके कूड़े के भाव वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू, एंड देन उसको डिवाइड कर दो किससे, एस्टिमेटेड लाइफ से। किससे? एस्टिमेटेड लाइफ, जितने साल वो चल सकती है, जितने साल वो चल सकती है। तो आपके पास आएगा एनुअल डेप्शन। क्या आएगा आपके पास? एनुअल डेप्शन, कि एक साल में कितना डेप्शन लग गया किसी एसेट के अंदर। यस और नो? यस सर। फिर अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाता है, इसी के बाद आपसे दूसरा पॉइंट पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, परसेंट ऑफ डेप्शन या रेट ऑफ डेप्शन, तो आप कैसे निकालोगे? तो जो आपने अभी ऊपर
एनुअल डेप्रीशिएशन लिखा है वो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय 100, टाइम नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको आपको यहां पे लिखना होता है एनुअल डेप्शन जो आपने ऊपर निकाला भी जस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ डेप्शन निकल के आएगा। इससे क्या होगा, एनुअल डेप्शन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। मेरी बात यहां पे ध्यान देके चलना बच्चे, यहां पे क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ रुपी, यहां पे जो डेप्रिशिएशन आएगा इन टर्म्स ऑफ रुपी आएगा, ठीक, यस सर। जबकि इसमें क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहां पे क्या होगा, परसेंटेज में आता है, किसमें आता है, परसेंटेज में आता है। दोनों में अंतर है बच्चे, ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, अकाउंटिंग कंसेप्ट हम इसे पढ़ते क्यों हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है, रीजन क्या है पढ़ने का बेटा। ये जो चीजें हम जान रहे हैं, जो चीजों को हम समझ रहे हैं बेटा, इन सब के पीछे कोई ना कोई तो रीजन है बेटा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन क्यों किया जाता है, डेप्रिशिएशन ट्रीटेड एज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एसेट्स। ध्यान देना, ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है, उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरी ईयर अ पोर्शन ऑफ एसेट कॉस्ट चार्ज एज एन एक्सपेंस, ठीक है, हर साल क्या करते हैं हम, पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स कॉस्ट चार्ज, यहां पे चार्ज वर्ड है बेटा, क्या है, चार्ज। चार्ज मतलब होता है कंपलसरी, भले कंपनी को फायदा हो भले कंपनी को घाटा हो, लेकिन ये माइनस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा तो आएगा, ठीक है, भले कंपनी कमाए या फिर ना कमाए, क्योंकि मशीन तो घट नहीं घटनी, मशीन तो घट नहीं घटनी बेटा, ठीक। ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, कहां पे चार्ज किया जाता है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देन उसके बाद बताया गया द पर्पस इज टू मैच कॉस्ट विद रेवेन्यू, मतलब मैचिंग कंसेप्ट, इसका पर्पस दूसरा भी होता है, मैचिंग कंसेप्ट। क्या बेसिकली, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, उस टाइम पीरियड में जितने आपके खर्चे हुए, जितना आपका रेवेन्यू हुआ, उनको आपस में मैच करवाया जा सके, उनको आपस में मैच करवाया जाता है, ईच अकाउंटिंग पीरियड, जिसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। डन है, यस सर। डेप्रिशिएशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, ये बात हमने पहले भी बात की है, खर्चा है, क्या है, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इसको क्या ट्रीट करते हैं हम लोग, एक्सपेंस मानते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। इट इज चार्ज्ड, ये अपना पे क्या होता है, चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज होता है एवरी ईयर अंटिल द एसेट यूजफुल लाइफ एंड, जब तक एसेट आपका खत्म ना हो, जब तक आपका एसेट क्या हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक उसको हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये है। डेप्रिशिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये किससे होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या है, इस प्रॉफिट से निकलता है, माइनस होता है। मीनवाइल इज डिडक्टेड रिगार्डलेस वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और इंकर लॉसेस, भले फायदा हो भले घाटा हो, जो बात हमें अभी कर रहे हैं वही बात यहाँ पे मेंशन कर रही है, ठीक है, यस सर। द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड, जो बात हमने अभी समझाई थोड़ी देर पहले आपको, ये किस साइड पे लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे इसको मेंशन करते हैं। ये बात अभी हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी बच्चे। यहाँ पे बेटा मैं समझाने की कोशिश की थी आपको ये कि प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड पे आती है, हमेशा डेबिट साइड पे। किस साइड पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, इसको माइनस किया ही जाता है, मतलब यहाँ पे शो किया जाता है। डन है, यस सर, डन है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बच्चे, अब द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज द ट्रांसफर टू, अच्छा ये हो गया हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको किया जाता है करेक्ट साइड पे, डेबिट साइड है, ओके। मेरी बात यहां तक क्लियर, यस सर क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, पर्पस क्या है बेटा, इसको निकालने के पीछे पर्पस क्या है, इसको हम जानते क्यों है, समझते क्यों, इतना ज्यादा इस पे प्रेशराइज क्यों करते, मतलब इसको क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, तो डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव अगर पूछ रहा है तो आपसे नॉर्मल है, पहला पहला पर्पस क्या है इसका, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इफ नॉट रिकॉर्डेड प्रॉफिट इट ओवर स्टेटेड, अगर मान के चलो इसे कंसिडर नहीं करोगे आप, तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्या आएगा, ओवर स्टेटेड, ठीक है। एसेट की जो कॉस्ट है ये अपना पे कैसी रहेगी, थ्रू आउट देयर वैल्यू डिक्रीज, इसकी वैल्यू एक्चुअल में घट जाएगी, लेकिन आपने अपनी बुक्स के अंदर शो ही नहीं किया। आपने अपनी बुक के अंदर मशीन की वैल्यू लिखी है जितने पे लेके आए थे आप, एक साल बाद भी वही लिए, 2 साल बाद भी वही वैल्यू, 3 साल बाद भी वही वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, डाउन हो गई है। और वो बिजनेस का खर्चा है, वो बिजनेस का क्या खर्चा है, और आपने काउंट ही नहीं किया। मींस आप अपना प्रॉफिट क्या कर रहे थे, ज्यादा दिखा रहे थे, ओवर वैल्यू दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे, ओवर वैल्यू। तो एक खर्चा अपना आप पे, पहला पहला नीड तो समझ में आ गया, यस सर, ओके। टू शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन,
जब आप अपने खर्चे दिखाओगे तो साथ साथ अपने एसेट की वैल्यू डाउन करोगे। जब एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो बैलेंस शीट में क्या आते हैं, एसेट्स ही तो आते हैं। तो बैलेंस शीट मस्ट शो एसेट्स देयर रियलिस्टिक वैल्यू एंड विदाउट डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू अपीयर इन्फ्लेटेड। अगर डेप्रिसिएशन आपने माइनस नहीं किया तो आपको अपना एसेट्स कैसे दिखेगा, इन्फ्लेटेड दिखेगा। एंड गिवन मिसलीडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, मिसलीड करेगी आपको। डन है? यस सर। टू डिटरमाइन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेटा कैसे आएगी, जो बात हम पहले से करते आ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी रिड्यूस होकर आएगी, मतलब आपकी सही आएगी, रिड्यूस नहीं सॉरी करेक्ट आएगी। कैसे आएगी, करेक्ट आएगी। जो आपको चाहिए उतने रुपए आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। फिक्स एसेट इज यूज प्रोडक्शन, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इफ डेप्रिसिएशन इग्नोर अगर आप कर दोगे तो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कैसे होगी, अंडरस्टेटेड, कम आपसे कैलकुलेट कर रहे हो, और ये आपको क्या करेगा, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ गुड्स। आप अपने प्रोडक्ट का दाम सही से बता ही नहीं पाओगे, और जब नहीं बताओगे तो आप कस्टमर से कम प्राइस चार्ज करोगे, और जिसके कारण आपके बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का वो लॉस होगा, और फिर बाद में ये लॉस आपकी कंपनी को ही बेयर करना है, आपके बिजनेस को ही बेयर करना पड़ेगा। ओके ओके सर। पॉइंट नंबर 4 क्या बेटा, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। ध्यान देना यहाँ पे, रिप्लेसमेंट फंड हमें मिल जाता है अगर हम डेप्रिसिएशन लगातार लेके चल रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। साथ साथ बताया गया अमाउंट ऑफ रिटेन इन बिजनेस हेल्प टू एक्यूमुलेट फंड्स। ये क्या करता है, हमारे लिए फंड्स को एक्यूमुलेट कर रहा होता है टू रिप्लेस एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, टू कंपाइल विद लीगल प्रोविजन, इसका लीगल प्रोविजन बता दिए गए। यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन बता दिए गए आपको, कंपनी एक्ट बता दिया गया, एंड साथ साथ आपको बता दिया गया इनकम टैक्स एक्ट, एंटिटी चार्ज, डेप्रिसिएशन, एंड देयरफॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस। क्या बताया साथ में इसके, लीगल कंप्लायंसेस भी। यस और नो? यस सर। मेरी बात इतनी क्लियर आप सबको? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, जो डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर बेटा हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ के चलना है, पहले से उनको समझ के चलना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ के अभी से कंसिडर कर लेनी है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। जैसे कि छोटा वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन अपने आप पे क्या एक्सपेंस है, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब कि खर्चा, नॉर्मल खर्चा है। दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये अपने आप पे खर्चा है और रिड्यूस करता है प्रॉफिट को। ओके सर, पक्का पक्का। सेकंड वर्ड आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट डेट ऑफ परचेज से लेके टिल द करंट डेट, मतलब अभी तक जो मशीन चल रही है हमारे पास एट प्रेजेंट, तब तक का जो डेप्रिसिएशन लगा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस 1 ईयर का जो आपका डेप्रिसिएशन है, और एक्यूमुलेट मतलब जब मशीन लेके आए थे तब से लेके जब तक मशीन गई नहीं है, जब तक मशीन खत्म नहीं हुई तब तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो एसेट, ध्यान देना, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। या फिर ईयर आफ्टर ईयर जब आप उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हो तो भी आपके पास बुक वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट है, नेट वैल्यू बेटा। डन है? यस सर। मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर। हमें